हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। दोस्तों, शादी को लेके लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे इस बात को डिस्कस किया गया था कि किस प्रकार से भारत में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो मैरिज है वो लगातार डिटीरियोरेट कर रहा है, यानी कि लगातार वो पतन की ओर है। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे या न्यूज़ या खबरें सुनी होंगी जहां पे शादी को लेके, यानी कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को लेके बहुत सारे इश्यूज और विवाद सामने आए। अब क्या है, मुंबई हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कड़ी फटकार लगाई उन कपल्स को जो शादी को उस स्तर तक लेके जाते हैं जहां पे जबरदस्ती की कोर्ट कचहरी शामिल हो जाती है। कोर्ट ने यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक बहुत विशेष बात पे जोर दिया कि शादी जो होती है ना, वो एक सैक्रोसैंक्ट थिंग होती है, यानी कि शादी एक पवित्र बंधन है। उसको जब आप फेरे लेते हुए, दिमाग में बहुत कुछ अच्छे ख्यालात लेते हुए जब आप शादी करते हैं तो बाद में ऐसी दशा क्या आ जाती है कि पूरे खानदान को आप नाप देते हैं केसेस में। पुरुष और महिला दोनों के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया, लेकिन निश्चित तौर पे जो दहेज उत्पीड़न के, जबरदस्ती के मामले या जबरदस्ती पूरे खानदान को जो केसेस में जोड़ दिया जाता है, उस बाबत जो बॉम्बे हाई कोर्ट था थोड़ा सा सख्त था, उसने बड़ी खरी खरी सुनाई थी। तो आज हम बात करेंगे मैरिज इंस्टीट्यूशन पे, हालिया जो आंकड़े हैं इससे रिलेटेड उस पर बात करेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा उस पर बात करेंगे, और बात करेंगे जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी बात को समझाते हुए जिन अधिनियमों की बात की थी उन अधिनियमों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो है क्या, पहले बात समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, मैरिज इज अ स्पिरिचुअल यूनियन नॉट अ लीगल बैटल, बॉम्बे हाई कोर्ट फ्लैग्स मिसयूज ऑफ मैट्रिमोनियल लॉज। मिसयूज पे बहुत सख्त था। ठीक है, क्या था, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच है, दूसरी बेंच है, उसने क्या कहा कि एक पुरुष और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया और चिंता व्यक्त की कि कैसे एक छोटे से विवाद को शादी की पवित्रता को खतरे में डाल रहा है। मतलब जो छोटे छोटे विवाद हो जाते हैं, लपोलुआब क्या, सारांश क्या, वो बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि दहेज उत्पीड़न को लेकर केस हुआ और जिन जिन लोगों को महिला या जो विक्टिम है वो जानती है, वो सबको उस केस में इन्वॉल्व कर देती है। उस पे कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, आउट ऑफ द कोर्ट आप भी सेटलमेंट चाहते हो, सामने वाला पक्ष भी सेटलमेंट चाहता है, तो इतने वर्षों तक ये जो मेंटल ट्रॉमा रहता है या जो केस चलते के दौरान जो मेंटल ट्रॉमा रहता है वो क्यों दिया जाए। इस वाद के बाद हुआ क्या कि दोनों पक्ष जिन्होंने यहाँ पे दाखिल किया था, बेसिकली महिला ने जो दाखिल किया था, उस पक्ष को कहा गया कि भाई इसके बाद जो आपकी केस हिस्ट्री है, FIR है, वो क्लीन करा दो, क्योंकि सामने वाला पक्ष थोड़ा तो शांत रहे। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आपको तलाक चाहिए, तलाक दे दिया, आप तलाक ले लीजिए, आपको उसके बाद एलिमनी चाहिए, एलिमनी मिल जाएगी। लेकिन ये जो मेंटल ट्रॉमा FIR का होता है, इसको क्यों इतना लंबा खींचना। भाई जब आप शादी कर रहे थे तो अग्नि के फेरे लेते हुए आपने साथ निभाने का एक दूसरे को वचन दिया था, ठीक है, वो नहीं हो पाया। जो लोग वहां पे खड़े थे या जो लोग आपके परिवार से जुड़े थे, यानी कि जो आपके इन-लॉज से जुड़े हुए थे, उन सबको खींचना, उनको मेंटल ट्रॉमा देना है, ये उस पवित्र रिश्ते के खिलाफ है, उस जो वो भावना है उसके खिलाफ है जो शादी के फेरे लेते हुए आपके दिमाग में आती है। तो उस पर बड़ा क्लियर कट कोर्ट था। ठीक है, न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां क्या थी, उन्होंने क्या कहा कि वैवाहिक कानूनों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। हम उन कानूनों पे भी आएंगे जिन कानूनों की बात यहाँ पे उच्च न्यायालय ने की थी। ठीक है, वैवाहिक कलह समाज के लिए एक समस्या बन गई है, इस पे उन्होंने बात की कि किस प्रकार से डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं और उन डिस्प्यूट्स के द्वारा समस्त परिवार को घेर लिया जाता है, मोस्टली महिलाओं द्वारा किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लॉज गलत बने हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। यही बात कोर्ट भी कह रहा है कि लॉज बिल्कुल सही बने हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है या दहेज हत्या के हमको मामले देखते हैं, वो कानून गलत नहीं है पर उनका मिसयूज गलत है। इस कारण जो सही केसेस हैं वो सामने नहीं आ पाते या वो कमजोर पड़ जाते हैं। वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो बनाए गए कानून हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, इस दुरुपयोग को रोकना होगा।
कहीं ना कहीं महिलाओं को सोचना होगा कि जो कानून उनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं, अगर उसका मिसयूज होगा तो जिनको उन कानूनों की सहायता की जरूरत होगी वो महिलाएं उस प्रकार से उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगी और समाज उनको नकारात्मक पर्सपेक्टिव के साथ ही देखेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार क्या है, 2006 से अब तक लगभग 60,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की, लगभग 27,000 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या की। इसका मतलब क्या है कि जो पुरुषों की आत्महत्या की दर ज्यादा है और बहुत बड़ा कारण है इस प्रकार के केस जहां पे मिस यूज हो रहा है। मैं फिर से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मिस यूज का, सही यूज के लिए ही कानून बनाया गया है, लेकिन अगर मिस यूज हो रहा है तो यहां पे जो लोग केस दाखिल कर रहे हैं उनको इसके लॉन्गर पर्सपेक्टिव को देखना होगा, जो वकील उनको असिस्ट कर रहे हैं, जो उनके परिवार वाले हैं जो उनको प्रोवोक कर रहे हैं, उन सब को देखना होगा कि वहां पे एक महिला जिसको इसकी जरूरत है उसका हक छीना जाएगा अगर इसका मिसयूज होगा यहां पे तो। ठीक है, भारत में तलाक की दर लगभग 1% है यहां पे। ठीक है, लेकिन सामाजिक कलंक के कारण यह बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है, तो तलाक की दर ज्यादा है पर बहुत से लोग रिपोर्ट नहीं करते, तो डेटा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में पिछले दशक में तलाक की दर 30 से 40% बढ़ी है। भारत में 70% मामलों में महिलाएं तलाक की कार्रवाई शुरू करती हैं तो इनिशिएट महिलाओं की तरफ से होता है। 55% तलाक के मामले महिलाओं द्वारा दायर किए जाते हैं। तो अगर इस डेटा को हम अगर देख के चले, जो पीछे डेटा यहां पे आप देख रहे हैं, एक मिनट पीछे मैं आऊंगा वापस से, 70% मामलों में जो तलाक है वो महिलाओं के द्वारा इनिशिएट हो रहा है। तलाक महिलाओं के द्वारा इनिशिएट किया जाना बुरा नहीं है। जब हम जोधा अकबर मूवी देखते हैं तो वहां पे अकबर कहते हैं कि खुला का रास्ता है आपके पास, तो इस्लाम में जब हम देखते हैं मैरिज को तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे दिखती है, लेकिन जब हम हिंदू मैरिज की बात करते हैं तो वो एक सैक्रोसैंक्ट बंधन माना जाता है। लेकिन वहां पे तलाक जैसी जो इंस्टीट्यूशन है उनको इसलिए शुरू किया है कि भाई कोई बंध के ना रहे, अगर आप पे लगातार अत्याचार हो रहे हो तो आप अलग हो जाइए, वहां पे आप जरूर यूज कीजिए, लेकिन थोड़ी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार न मिलने के कारण आप खुल के बात कर लीजिए, मिसयूज करके आप भविष्य के लिए एक गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं। यही बात यहां पे कोर्ट लगातार कह रही है। चलिए, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बताता चलूं कि आज रात 12 बजे तक हमारी गुरु कृपा सेल चलेगी, तो अधिकतम डिस्काउंट आपको आज रात 12 बजे तक मिल जाएगा अगर आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो SIP बैच है ये बहुत शानदार तरीके से क्यूरेटेड है। इतने सारे IAS अधिकारियों की जो टेस्टिमनी जो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं वो इस बात का सबूत है कि उन सबको इसका फायदा मिला है। खासकर जब 1-to-1 मेंटोर, फैकल्टी और बड़े IAS अधिकारी जुड़ते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम IAS बन जाता है, क्योंकि सकारात्मक और सही मोटिवेशन मिलता है। तो आज रात 12 बजे तक आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। विकास लाइव कोड आपको यहाँ पे अधिकतम डिस्काउंट दिलाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस डिस्काउंट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, जिन धाराओं की बात की या जिन अधिनियमों की बात की एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात, धारा 498A जो इंडियन पीनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गई तो बदल गई है, लेकिन चूंकि कोर्ट ने बाकायदा इसका जिक्र किया तो हम इसकी ही बात करेंगे कि क्या कहता है। परिभाषा क्या देता है कि वैवाहिक क्रूरता से संबंधित है, पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला अगर प्रताड़ित हो रही है तो 498A के तहत सजा हो सकती है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, यह एक संज्ञेय और गैर जमानती, ठीक है, गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, 1983 में इसको पेश किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता जो BNS 2023 की धारा 84 में शामिल है, तो मैंने इसको यहां पे ऐड कर दिया। ध्यान रखिएगा, जो 498A है वो BNS की 84 हो चुकी है। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम की बात की गई थी। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये क्या है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। निश्चित तौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है भारत में बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है और ऐसे केस में इसका उपयोग जरूरी है, लेकिन मिस यूज क्या होता है, एक गलत उदाहरण सेट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना, यानी उच्चतम न्यायालय ने माना कि 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाले कानून है। इन दोनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, और जब मैलाफाइड इंटेंशन से किसी अच्छे कानून का दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर पे गलत उदाहरण समाज के लिए जाता है। बात करें इसके बाद की, तो दहेज निषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। परिभाषा क्या है, दहेज की मांग और लेन देन को रोकने वाला कानून
मामला है ये। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामला को खारिज कर दिया था, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम जिसका जिक्र किया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, ये क्या कहता है? अंतर जाति और अंतर धर्म विवाह की सुविधा प्रदान करता है। ये धार्मिक पहचान छोड़े बिना, धर्म परिवर्तन के बिना विवाह की अनुमति देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट पे बहुत सारी बातें होती हैं। विशेषताएं क्या है? यह धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी नागरिकों को बिना धार्मिक बाधा के विवाह की अनुमति देता है। तो सभी जो नागरिक है वो शादी कर सकते हैं और उनको अनुमति यहाँ पे देता है, कानून यहाँ पे बात करता है, ठीक है। अंतरजातीय और अंतरधर्म विवाह में लागू होता है, यहाँ पे मैंने बता दिया है इसको। दो वयस्क व्यक्तियों को उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह की अनुमति देता है, जिसकी हमने यहाँ पे बात की। चलिए कुछ और बिंदु में बात कर ले। एक बार पेन का कलर फिर से चेंज करूंगा मैं। भारतीय विवाह व्यवस्था को अगर देखा जाए तो हम सबको पता है कि जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, तो षोडश संस्कार के बारे में पढ़ते हैं, 16 संस्कारों के बारे में। उन 16 संस्कारों में से एक विवाह को माना जाता है, ठीक है। दो व्यक्तियों का मिल नहीं माना जाता, दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का, दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। तो एक पवित्र बंधन माना जाता है हिंदुइज्म में, ठीक है। और अगर तथ्यों की बात कर ली जाए तो 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र होता है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, 8 प्रकार की विवाह की व्यवस्थाओं की बात होती है। इसमें से वो जो गंधर्व है, जो लव मैरिज से जुड़ा है, बाकी क्या किससे जुड़े हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। बात करें इसके अलावा तो एक बार फिर से लगता है कि पेन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, मैं व्हाइट ही कर लेता हूं या कोई और कलर ले लेता हूं जो सब में चले, ठीक है। परंपरा का विकास क्या है? मध्यकालीन भारत में मुगल काल में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि एक नया कल्चर भारत में आया, उस कल्चर के साथ लोग अडेप्ट हुए। राजघरानों में राजनीतिक विवाह शुरू हुए। जोधा अकबर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हरा की आपको जानना होगा कि जोधाबाई नाम का कैरेक्टर फिक्टिशियस है, हरखाबाई उनका नाम था, ठीक है। किस राजा की पुत्री थी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। धार्मिक एकता का बहुत ज्यादा महत्व था। रिलीजियस जो यूनिटी थी उसके कारण भी अलग प्रकार की आपको विवाह प्रथा मध्यकाल में देखने को मिलती है। ब्रिटिश काल की बात की जाए तो सामाजिक सुधार आंदोलन ने विवाह को बहुत ज्यादा अलग प्रकार से देखा, जहां पे महिलाओं के अधिकार या विधवा विवाह को जब हम देखते हैं तो बड़े स्तर पर सुधार के तौर पे देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर जुड़ते हैं सुधारों से, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होता है तो महिलाएं और शिक्षा ग्रहण करती हैं, अपने हिसाब से अपने पसंद के व्यक्ति को चुनने के अधिकार वहां पे देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा यहाँ से शुरू होती है। स्वतंत्रता के बाद देखें संविधान में समानता का अधिकार मिलता है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 1954-55 में बड़ा आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा उसको, वो आता है। और व्यक्तिगत पसंद को कानूनी मान्यता मिलती है कि भाई जिसके साथ वो शादी करना चाहे वो शादी कर सकती हैं, आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। भारतीय विवाह कानूनों की बात कर ली जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर सकते हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का था, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का था, और विविध बहुत सारे और कानून जुड़े जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट जिसकी अभी हमने बात की थी, वो भारतीय विवाह कानूनों में माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं। कारक क्या है जो इस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, जो विवाहों में इस प्रकार की क्या कह सकते हैं दूरियां या इस प्रकार के द्वैत दिख रहे हैं, इस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं? कारण क्या है? पहली बात जो बदलती सोच है। आजकल सोच का मिलना बहुत जरूरी है। कोई बहुत पाश्चात्य तरीके से सोच रहा है, कोई संकीर्ण तरीके से सोच रहा है, तो साथ में नहीं रह सकते। महिला शिक्षा बढ़ती जा रही है तो महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सचेत भी हो रही हैं। तो जो बेहतर यूज है ये उस डायरेक्शन में है, मिस यूज तो कहीं ना कहीं शिक्षा का गलत प्रयोग है, ठीक है। शहरीकरण का प्रभाव, यस, जैसे हम लिव इन की बात करते हैं, बहुत एक कल्चर चल रहा है कि जहां पे पति पत्नी दोनों अर्न कर रहे हैं बट वो चाइल्ड के लिए नहीं, यानी कि बेटे के लिए या पुत्र के लिए नहीं जा रहे हैं। वो एक बहुत मुखरता से हमको दिख रहा है। जापान में तो एक बड़ा कल्चर ही डेवलप हो गया था, वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपके व्यक्तिगत खुशी के कारण किसी की जिंदगी नरक ना हो जाए। तो मिस यूज ना कीजिए, सही से यूज कीजिए। आपको अलग होना है, आप अलग हो जाइए। पूरे परिवार को जबरदस्ती एफआईआर में डाल के ट्रॉमा डालने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। और क्या है, अगर लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे रह गया क्या कि पारंपरिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, जो परिवार में आजकल देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक मूल्य, एक बेसिक नेसेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, क्या कि एक दूसरे की सोच को इज्जत देते हुए आगे बढ़े, मिस यूज ना करें, इस बात का ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की, तो क्या है बदलाव के दुष्प्रभाव, फायदे क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है, यस, आप किसी के गुलाम बन के न रहिए। अगर आप शादी आपने की है तो आप अलग भी हो सकते हैं, गुलाम बन के मार पीटना सही है। दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, बहुत सी महिलाएं सकारात्मक रूप से इसको आगे बढ़ा रही हैं, सकारात्मक रूप से बढ़ना चाहिए। जाति धर्म की बाधाओं में कमी आ रही है, जो जिस प्रकार से मैरिज इंस्टीट्यूशन बदल रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। खुशहाल वैवाहिक जीवन की संभावना बढ़ तो रही है
लेकिन इसके नकारात्मक असर भी हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्या है, पारिवारिक मूल्यों में गिरावट, अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात की। पारंपरिक सामाजिक ढांचे का टूटना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले इस प्रकार के तलाक के मामले बहुत सारे नहीं दिखते थे, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि तलाक के मामलों का होना गलत है, नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार हमने देखा कि घर में ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो लगातार मारपीट का शिकार होती थी लेकिन तलाक नहीं लेती थी। अब कम से कम वो मारपीट से बचने के लिए तलाक ले सकती हैं, और अच्छी बात है ना। मारपीट शादी का कोई उसूल नहीं है। आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ रह रही हैं जो आपके साथ पाशविक हरकतें कर रहा है, तो आप अलग हो जाइए। पहले ये सुविधा नहीं थी, तो पहले बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जब हुआ है, आपको सुविधा मिली है, तो उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। पीढ़ियों के बीच संघर्ष, जिसको जनरेशनल गैप कहते हैं, और सामुदायिक एकता में कभी भी हमको देखने को मिलती है, जो इसके नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, आने वाले वर्षों में अपेक्षा क्या है, अनुमानित रुझान क्या है? अगले 10 वर्षों में व्यवस्थित विवाह 60% तक गिर सकते हैं, ऐसा समाजशास्त्री मानते हैं। शहरी क्षेत्रों में तेज गिरावट जारी रहेगी, यानी कि जो शादी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा समाजशास्त्री कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धीमा परिवर्तन होगा, ये हम सब समझ रहे हैं। नए मॉडल का उदय क्या है? सेमी अरेंज मैरिज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पारिवारिक सहमति के साथ व्यक्तिगत पसंद को आजकल बड़ी प्रेफरेंस दी जा रही है। हाइब्रिड मॉडल का विकास हो रहा है शादी का, इसमें एक लिव इन भी आ गया है, एक नया हाइब्रिड मॉडल आ गया है, ठीक है। सामाजिक स्वीकार्यता क्या है? इंटरकास्ट मैरिज में वृद्धि हो रही है। इंटरफेथ मैरिज जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जातिगत और धार्मिक असमानता को दूर करने का एक बेहतर उदाहरण है, हो सकता है। समलैंगिक विवाहों पे भी बहस आ रही, इस पे मैंने एक वीडियो किया था जहां पे पहले समलैंगिक पेरेंट्स की बात की थी, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, समाधान और सुझाव क्या है? परिवारों के लिए खुला संवाद बनाए रखें, डिस्कस करें भाई। जबरदस्ती किसी को फंसाने से बेहतर है कि भाई हम ये चाहते हैं, ये देख लो, ये बेहतर होगा। दोनों लोग मान जाए इस मुद्दे पे। युवाओं को कैरियर लक्ष्यों को सम्मान करें। आपका करियर है तो महिला का भी करियर है, महिला का करियर है तो पुरुष का भी करियर है, और पूरे परिवार का भी करियर है, तो ध्यान रखें सब लोग इस बात का, है ना। पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का संतुलन बना के रखें, एकदम मॉडर्निटी में ना बहे, पाश्चात्य संस्कारों की तरफ आंख बंद करके आप ना जाए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, उससे बेहतर या उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। युवाओं के लिए क्या है? अपने फैसलों में जिम्मेदारी दिखाएं, ठीक है, एक मैच्योरिटी दिखाएं। पारिवारिक मूल्यों को समझें, किस प्रकार से पारिवारिक मूल्य इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप स्किल को डेवलप करें, ठीक है, और करियर और व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस बनाएं, ठीक है। अंततः अगर बात की जाए तो सरकार के लिए क्या है? समान नागरिक संहिता पे, ताकि सभी धर्मों में इस प्रकार की चीजों को रोका भी जा सके, और अगर शुरुआत की जानी है तो शुरुआत भी की जा सके, ठीक है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं को और मजबूत बनाए, ताकि महिलाएं अपने हक को समझें, ताकि गलत रास्ते पे ना चले, सही रास्ते से आगे बढ़े, ठीक है। और क्या है? मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, ताकि मेंटल काउंसलिंग हो सके कि भाई गलत अगर कुछ रुख अख्तियार कर रहे हो तो रुख अख्तियार ना करो, मिस यूज ना हो कानून का, है ना। और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जाए, ताकि हर माध्यम से हर व्यक्ति समझ सके, अपने अधिकारों को जान सके, और मैच्योर हो सके, मजबूत हो सके। अंततः निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं? परिवर्तन जीवन का नियम होता है, ठीक है। विवाह संस्था भी समय के साथ बदल रही है, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन जब कानून बदला, सकारात्मक अवस्था के लिए कानून आया, तो उसका मिसयूज ना करें, नकारात्मक व्यवस्था ना फैलाएं। इस बात का ध्यान हर व्यक्ति को देना होगा, हर महिला को देना होगा, ठीक है। चलिए, चूंकि आज अंतिम दिन है सेल का, तो गुरु कृपा सेल का लाभ उठाएं। हिंदी साहित्य का बैच भी आज क्लोज हो रहा है, एडमिशन आज क्लोज हो रहे हैं। 15 जुलाई को, चूंकि आज की तिथि है, तो आज मध्य रात्रि के बाद इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अधिकतम डिस्काउंटेड प्राइस पर एडमिशन प्राप्त करने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करें, अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे तो आपको मेरा चैनल यूपीएससी बाय विकास सिंह दिख जाएगा। मुझे मेल करना चाहते हैं vikas.singh@study.com पे मेल कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग आप स्टडी IQ के हर कोर्स में अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या राय है, क्या मिस यूज के मामले बढ़ रहे हैं? अगर तो बढ़ रहे हैं तो इसका समाधान क्या है, किस प्रकार से आप अधिकारी बनकर समाधान खोज सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।